सैयद जावेद अली शाह साहब। Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, आज माली साल 2025 और 26 के बजट के सिलसिले में डिस्कशन जारी है और ये बजट इसमें जितना इजाफ़ा डिफेंस पे किया गया है वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है, इसलिए कि जिन हालात में हम जा रहे हैं मेरा ख़्याल है हम अब भी जंग के हालात में हैं। मोदी से बड़ा दहशतगर्द इस दुनिया में नहीं है, जिसने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पे तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी मुस्लिम्स को स्लाटर किया था, ट्रेन्स को जलाया था, और वो ख़ुद मानता है कि यहाँ जो पैदा होगा वो हिंदू होगा और मुसलमानों की गुंजाइश वहाँ पे नहीं है। तो नेतन्याहू और मोदी एक ही एजेंडा पे हैं, वो एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो काम करते रहेंगे। इस सिलसिले में अगर कोई बजट में इजाफ़ा किया गया है तो उस पर होना चाहिए था, जस्टिफाइड है। मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो फील्ड मार्शल के लिए एलिवेट हो गए और उनके बकाया जो रुफ़का हैं, चाहे वो एयर चीफ़ हैं, नेवल चीफ़ हैं, सब ने मिल के पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया और लोग पाकिस्तान को मानने लगे हैं कि नहीं, वी कैन ऑलवेज रिटेलिएट, और कोई भी ऐसा हमला अगर फिर से भी होता है तो उसके लिए हमारी अफवाज, बहादुर अफवाज तैयार है। सर, मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोग, मेरी पार्टी, हम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, लेकिन ये बजट को मैं कभी भी अवाम दोस्त नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इसको किसान दुश्मन करार देता हूँ। सर, ये पता नहीं क्या बदकिस्मती है कि किसान को या एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने कई सालों से कोई अहमियत नहीं दी, जो हमारा बैकबोन होता था। हमारे मीर साहब ने कहा कि 1.5 करोड़ बेल्स होती थी कॉटन की, आज वो 5 मिलियन पे आ गई है, 5 मिलियन। तो इसलिए ये उस पर कोई गौर नहीं कर रहा कि ये रिडक्शन, ये डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही है। सर, कॉटन, एक तो उस पर कोई रिसर्च नहीं हो रही, उस पर काफ़ी अरसे से वो पुराने वही सीड्स चल रहे हैं। दूसरी बात ये कि कॉटन जिनर और कॉटन प्रोड्यूसर के बीच में एक तनाव चलता है। 2 साल से कॉटन जिनर लॉस कर रहा है, जब वो लॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो मारेगा किसान को। हमने कई दफ़ा कहा कि लेटेस्ट वेट टिल सच टाइम कि हमारी अपनी जो डोमेस्टिक कॉटन है वो किसी खाते लग जाए, वो मिल्स वाले उठा के ले जाएं, आप फिर इंपोर्ट का सोचें। अभी हमारी पिकिंग हो गई, फैक्ट्रीज़ में ही नहीं पहुंचती तो गवर्नमेंट इंपोर्ट की परमिशन दे देती है, और वो परमिशन देती है जिस पे कोई टैक्स नहीं है। हमारी डोमेस्टिक पे 18% टैक्स है। हम अपने किसान को खुद मार रहे हैं, उसको ये बेनिफिट होना चाहिए कि फिर ठीक है कंपटीशन करवा लें, अगर टैक्सेशन नहीं करेंगे तो कंपटीशन होगी। तो ये हमारा बैकबोन है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रीवियसली कॉटन जो थी, जिसको हम वाइट गोल्ड कहते थे, वही हमें सपोर्ट करती थी। आज उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी नहीं मिल रही लोगों को, ना उसकी जो लागत आती है वो भी किसान को नहीं मिल रही। किसी ज़माने में हम लोग इंडिया से आगे थे, उनकी प्रोड्यूस कम थी, हमारी ज़्यादा थी। आज वो 4 करोड़ बेल से आगे चले गए हैं, हम लोग वापस 50 लाख पे आ गए। तो ये सोचने की बातें हैं, और पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं कि हमारा जो लोकल किसान है उसको बेनिफिट्स हो, उनको फ़ायदा होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेशन होगी। सोलर पैनल पे 18% टैक्स कभी जस्टिफाई नहीं होता। मेरे हलके में मीलों तक कोई बिजली नहीं, अगर कहीं लगी भी थी तो उसके कंडक्टर्स, पोल्स, ट्रांसफार्मर कभी के उतार लिए गए, और एक
आम आदमी के बस में ये बिजली नहीं रही है। इतनी महंगी हो गई कि कोई बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगर कोई 50,000 वाला आदमी भी है, उसका बिल भी 20,000 आएगा, तो 30,000 पे कैसे वो अपना गुजारा करेगा। तो मैं ये कंसेंसस ही होना चाहिए, सभी ने तकरीबन हर एक ने यही कहा है कि ये इसको वेव करना चाहिए, इसको बिल्कुल ही हटाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने शायद फैसला किया कि 10% करेंगे। वो भी देखें सर, ये आजकल हमारे यहाँ सोलराइजेशन इतनी चली है कि एग्रीकल्चर पे भी आ गई है। जो ट्यूबवेल्स हैं वो भी सोलर पे हैं। अब अगर उनको भी बड़ी मुश्किल से वो लगाते हैं बेचारे, एक ट्यूबवेल पे और चलाते हैं, और काफ़ी सारी उसकी तो बिजली की शार्टेज अपनी जगह, बिजली की अवेलेबिलिटी अपनी जगह, नॉन अवेलेबिलिटी अपनी जगह, और महंगाई अपनी जगह है। सर मैं फिर ज़राअत के शोबे पे फिर आता हूँ। हमें जितने भी तकरीबन बैठे हैं 70% हम लोग ज़राअत के कारोबार से वाबस्ता हैं, और 70% लोग ही हमारे वोटर वो भी ज़रूरी शोबे से वाबस्ता हैं। लोग अब क्या कहाँ जाएं? 2 साल से आपने किसी भी कमोडिटी की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की है। 2 साल से कोई वीट की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, केयरटेकर गवर्नमेंट में पता नहीं कितनी इंपोर्ट कर ली गई थी वीट, और वो रॉटन जो यूक्रेन से आती है वो इतनी अच्छी भी नहीं होती, खाने के काबिल नहीं होती। इतनी मंगा ली कि हमारी खुद की जो वीट थी वो मार्केट में नहीं पहुंच सकी, और उसमें 2,200 पे बिकी है। आप 2022 की कास्ट तो निकालें, उस पर कितना खर्चा आता है। वीट है, उसके सीड्स हैं, उसके फर्टिलाइज़र्स हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं। उसके बाद जो हम टैक्सेशन करते जा रहे हैं डीज़ल को, और ऊँचे से डीज़ल सारी दुनिया में सस्ता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि डीज़ल हमें ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है, ज़राअत में भी काम आता है, कोई जनरेटर भी चला लेते हैं। तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए, उसको किसी तरह से कम करना चाहिए, ताकि किसी ट्रांसपोर्टर को या ज़रूरी शोबे को उस पर रेंज में आ सके। पाकिस्तान का बजट कहा जाता है जी IMF बनाता है, क्योंकि सारा वो इन्वेस्ट करता है, हमें लोन देता है। लेकिन हमें भी तो कोई स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे अवाम को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, क्या उनको फ़ायदा हो सकता है। नहीं, अवाम वैसे ही सर, ये जो ज़रूरी शोबे से ही सारी चीज़ें चलती हैं, वही प्रोडक्शन जो आती है वही मार्केट में चलती है, लोग भी वही खाते हैं, उससे दुकानें चलती हैं, उससे इकोनॉमी आ जाती है, लोग अपनी उसको क्या चाहिए चलाते रहते हैं, उसे गुजारा करते हैं। ये सर एक और जुल्म हुआ इस दफ़ा, वो नॉन फाइलर और फाइलर। नॉन फाइलर बेचारा जो सर है वो फाइलर बन नहीं सकता, उसको कहाँ से वकील करेगा, कहाँ से अपनी बना के सबमिट करेगा, वहाँ एजुकेशन कब है। तो एक गरीब आदमी अब वो मोटर बाइक भी नहीं ले सकेगा फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में। इसको निकलना चाहिए, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी। फ़िलहाल हम लोग इसके लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसको छोड़ देना चाहिए। ये अब अगर फाइलर जो है वो तो टारगेट पे आ गया है, हम लोग जो सियासत में बैठे हुए हैं हम पेप में आ जाते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। हमें कोई बैंक लोन नहीं देता, हमें कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता कि नहीं जी आप तो कोई चोर तो नहीं बैठे। तो ये भी फाइनेंस वालों को सोचना चाहिए और ऐसा कोई मैंडेट बनाना चाहिए कि हमें भी वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो बात यह है कि हमारा किसान पहले ही बड़े अजाब में है, उसको जितना हो सके उसको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो फ़राग़ दिली से काश्तकारी करे और उसी से आपका मुल्क खुशहाल हो सकता है। यहाँ मैं अपने सर इसमें और एक ज़्यादती हुई है, मिनिमम वेजेस नहीं मुकर्रर किए गए। वैसे कम से कम वेजेस की बात होती है, हर बजट में होती है कि जो मिनिमम वेजेस 30,000 है 40,000। मैं डिमांड करता हूँ कि कम से कम 40,000 रुपये मिनिमम वेजेस होने चाहिए ताकि कोई बंदा गुजारा कर सके उसमें।
और तनख्वाह में इजाफ़ा खुश आइंद है, 10% किया गया है, हालांकि पीपल्स पार्टी ने 150% भी किसी ज़माने में दिया था। और इस 10% से मेरा ख्याल है जो कमी पेंशनर्स को है वो भी पूरी करनी चाहिए। उनको 7% है, वो 10% है, 3% में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, तो उनको बराबर किया जाए। ये ज़्यादातर रिपीटेशन है सर, मैं कर रहा हूँ, लेकिन इससे एक कंसेंसस बनेगा कि हाउस से एक सेंस उठेगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। पानी सबसे बड़ा क्राइसिस पानी सर। हम कहते हैं ये नेशनल वेल्थ है। जिस तरह से NFC अवार्ड होता है, जिस तरह से और करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिविजिबल पूल्स होते हैं, तो पानी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो इसके ख़िलाफ़ आज भी एहतजाज जारी है। लोग कहते हैं जी भले CCI ने उसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन कैनाल्स चल रहे हैं, कैनाल्स में पानी डाला जा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये कोई एक ओपन कोई पॉलिसी दे देनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए कि नहीं जी CCI ने अगर अप्रूव नहीं किया तो ये स्कीम फ़िलहाल अबंडेंट है, ताकि हमारे यहाँ कोई सुकून आए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी है सिंध में। और फिर ये मैं तो वैसे भी कह रहा था, जिन्होंने गुजारिश की कि ये नेशनल वेल्थ है, पानी सबका उस पर हक़ है। हमारे पास इरसा बनी थी 1991 में। उस इरसा का प्रोग्राम यह था कि हर बाय रोटेशन एवरी ईयर हर प्रोविंस का जो मेंबर है वो चेयरमैन बनेगा। लेकिन अब शायद हुकूमत में कर दिया है कि नहीं जी वो फेडरल गवर्नमेंट का ही एक चेयरमैन होगा। मैं गुजारिश करूंगा पंजाब से, पंजाब हमारे बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई का किरदार अदा करें, सबको साथ लेके चलें, जिससे मेरा ख्याल है कि इताअत बढ़ेगा। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सिंध वालों की तो बहुत ज़्यादा है, हमने मार खाई है बहुत ज़्यादा। मार्शल में हम लोग मार खाते हैं, 1 यूनिट में हमने मार खाई, तो हम तो हमारे शहीद कितने हुए। शहीद जुल्फ़िकार जो जिसने कुर्बानी दी, ये आज जो हम एटमी प्रोग्राम की बात करते हैं, वो पावर वो करके गया और उसको पता था कि मैं ये करूँगा। तो 2 चीज़ें उन्होंने कही थी। एक वो कादियानी बिल पे साइन किया था, उसने कहा मैं अपनी डेथ वारंट पे साइन करता हूँ। और एक वो जो अब्दुल कदीर खान ने ख़ुद कहा है कि उसके बाद भुट्टो साहब के पीछे पड़ गए थे। मैं सलाम करता हूँ नवाज शरीफ साहब को भी कि उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में उसको अप किया जाके। वाइंड अप करिएगा प्लीज़। जी सर, ये मैं थोड़ा अपने हल्के की बात करूँगा। 2022 में सर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हुई थी हमारे पास सिंध में। खैर सिंध में उसमें मेरा हल्का भी आता है। 2 महीने तक पानी खड़ा रहा, रोडों पे खड़ा रहा, ज़मीनों में खड़ा रहा। उसके लिए हमने पंपिंग करते रहे। तो 2 महीने तक जहाँ पानी खड़ा रहेगा वहाँ रोड तो नहीं बचते। तो वो रोड आज तक, हालांकि फेडरल गवर्नमेंट से हमें फंड्स मिले हैं, प्रोविंशियल से भी मिले हैं, लेकिन रोड अभी भी मेरा ख्याल 50% ऐसे पड़े हैं जहाँ से ट्रैफिक चल नहीं सकता। तो ये फेडरल गवर्नमेंट को ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे मैं खैरपुर में हमारे पास 2 मेन क्रॉप्स हैं, शुगर केन तो है ही, मेन क्रॉप हमारे और हैं, वो है खजूर और केला। PARC से मैंने 2002 से यहाँ से खड़े होकर मैंने कहा था कि एक रिसर्च सेंटर खैरपुर में बनाया जाए और जो टिश्यू कल्चर है उसके ज़रिए नई वैरायटी लाई जाए डेट्स की। डेट हमारे पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, 50% ऑफ द इंटायर कंट्री हम प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट होती है काफ़ी बिलियंस की वो है। लेकिन थ्रेट ये होता है कि जब अगर उसी सीज़न में बारिशें पड़ जाती हैं तो मसला खड़ा हो जाता है और वो पेरिश हो जाती है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि उसको देखें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस गवर्नमेंट का जिन्होंने स्टील मिल को रिवैम्प करने का फ़ैसला किया है और शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात करके हैं रशिया से और उस पर कोई काम शुरू हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। आई टेक माय सीट। थैंक यू।